ये दस्तावेज हमें उस वक्त के लोगों और घटनाओं की, आप कह सकते हैं, एक सीधी झलक देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से। अगस्त 1940 में कांग्रेस ने गांधी जी की योजना को मंजूरी दी और छत्तीसगढ़ में ये नवंबर 1940 में शुरू हुआ। यहाँ पहले सत्याग्रही कौन थे? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पहले सत्याग्रही थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर पहले विनोबा भावे थे। हाँ, विनोबा भावे। हाँ, पर छत्तीसगढ़ में शुक्ल जी। और ये एक सोची समझी रणनीति थी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी बने, लेकिन बिना कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा किए। अच्छा। हाँ, ताकि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों से बचा जा सके। ये चुने हुए लोगों का, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर विरोध था। हाँ, दस्तावेजों में और भी कई नाम हैं, जैसे बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, रायपुर से महंत लक्ष्मी नारायण दास। कई नेता थे। जी, कई प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। अरे, एक घटना का जिक्र है इसमें। अप्रैल 1941 में कुछ सत्याग्रही बिलासपुर से दिल्ली पैदल ही निकल पड़े। ये तो गजब है। हाँ, वो थे पंडित श्यामचरण शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक, कह सकते हैं, अनोखा रूप था। पैदल दिल्ली जाना, अपनी बात रखने। पैदल। हाँ। हालांकि उन्हें ललितपुर के पास ही 8 अप्रैल 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया, पर यह दिखाता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पे कितना कष्ट उठाने को तैयार थे। और फिर 1941 में सत्याग्रही रिहा भी हो गए। उधर दुनिया में जंग का माहौल तेज हो रहा था। ब्रिटेन पर दबाव बढ़ रहा था कि भाई भारत का सहयोग लो। शायद इसीलिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। बिल्कुल। ये अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से माहौल थोड़ा नर्म करने की कोशिश थी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए ही इसलिए थे कि भारतीय नेताओं को मनाकर युद्ध में उनका पूरा समर्थन, मतलब फुल सपोर्ट, बिल्कुल, हासिल किया जा सके। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद के एक सदस्य थे ई राघवेंद्र राव। उन्हें इस काम में मदद के लिए लगाया गया था, ताकि वो गांधी जी और कांग्रेस को अंग्रेजों का पक्ष समझा सकें। लेकिन खैर, ये मिशन तो नाकाम रहा। कांग्रेस और दूसरे दल पूर्ण स्वराज से कम पर राजी नहीं थे, तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। और इसी के बाद 1942 में ही छत्तीसगढ़ में एक अलग ही घटना सामने आई, रायपुर षड्यंत्र केस। इसमें मुख्य नाम आता है परसराम सोनी का। ये क्या था? इनका मकसद सत्याग्रहियों से अलग था क्या? हाँ, बिल्कुल अलग रास्ता था ये। परसराम सोनी और उनके साथी वो मानते थे कि शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी शायद नहीं मिलेगी। उनका मकसद था हथियार और विस्फोटक बनाना। हथियार? हाँ, जैसे रिवॉल्वर, गोलियां, टाइम बॉम्ब, यहाँ तक कि नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब। और इनका इस्तेमाल करके अंग्रेजी राज की मशीनरी को ठप करना, जैसे सरकारी दफ्तर उड़ाना, रेलवे लाइनें, मतलब कामकाज रोकना। वो सशस्त्र क्रांति के जरिए अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। दस्तावेज तो ये भी बताते हैं कि उन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज की लैब को इस्तेमाल किया। छिपकर और पठारनाला मैदान, ईदगाह भाटा जैसी जगहों पर बम टेस्ट भी किए कॉलेज के लैब में। ये तो काफी जोखिम भरा रहा होगा। बहुत ज्यादा जोखिम था, लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी चूक हो जाती है कभी कभी। शिवनंदन प्रसाद नाम के एक साथी थे, उनकी असावधानी से यह पूरा प्लान खुल गया। ओहो। और ऊपर से राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल थे मिस्टर फर्गसन, उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। बस फिर 15 जुलाई 1942 को परसराम सोनी और उनके कई साथी, जैसे गिरिलाल लोहार, क्रांति कुमार भारतीय, ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, देवीकांत झा, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए। परसराम सोनी को तो शायद 7 साल की सजा हुई थी। हाँ, शुरुआत में 7 साल की ही सजा हुई थी, लेकिन बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल, जो खुद सत्याग्रही थे, उन्होंने कोशिश की और सजा कम करवाई। करीब 4 साल की हो गई। अच्छा, ये भी दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि उस दौर में अलग अलग विचारधारा के नेताओं में भी कहीं ना कहीं एक आपसी समझ या संपर्क तो था। तो हमने देखा 1940 के दशक में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के 2 एकदम अलग चेहरे दिखे। एक तरफ गांधी जी के दिखाए रास्ते पर व्यक्तिगत सत्याग्रह का अनुशासन, बिल्कुल। दूसरी तरफ परसराम सोनी जैसे क्रांतिकारियों का विस्फोटक रास्ता। हाँ, और यही बात सोचने वाली है ना। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि आजादी की लड़ाई कोई एक सीधी रेखा पे नहीं चली। अलग अलग सोच, अलग अलग हालात में, आप कह सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रतिरोध को जन्म दिया।